अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पार्ट 2 इसका दिखाया गया, जो पार्ट 1 से भी ज़्यादा एंटी मोदी, एंटी इंडिया था। और ये खुल के इन वाइट सुपरमैसिस्ट की नफ़रत खुल के सामने आ गई है। मामूली सी मिसाल है कि ये 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, क्लिंटन, बुश और ओबामा। इन तीनों ने 2-2 टर्म इलेक्शन जीते हैं, 8-8 साल। 24 साल इन्होंने अमेरिका पे कंटिन्यूस हुकूमत की। 24 साल इन तीनों ने हुकूमत की। 1992 से 2000 तक क्लिंटन रहा, 2000 से 2008 तक बुश रहा और 2008 से 2016 तक ओबामा रहा। इन तीनों ने अपने इन 24 सालों में 9 मुल्कों पे हमले किए, 11 मिलियन लोग मार दिए, वो भी सारे सिविलियन। कई मुल्कों की इकोनॉमियाँ बिल्कुल तबाह कर दी। वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग को तबाह कर दिया। और आज उन मुल्कों का हाल ख़राब है। और इन तीनों प्रेसिडेंट के जितने हमले हैं उसमें ब्रिटिश सरकार बढ़ चढ़ के शामिल थी। उस पर क्यों कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे? जिनके झूठ के पलंदे सामने आ गए हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ये और वो। सीरिया में कौन सा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था? इराक में कौन सा था? लीबिया में कौन सा था? लीबिया एक सोशल स्टेट थी जिसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि लीबिया में आम आदमी को इतनी सहूलतें थीं। इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना रहे? और अगर सिर्फ इंडिया की भी बात करें तो जिस गोधरा इंसिडेंट की ये बात कर रहे हैं, उस गोधरा इंसिडेंट का भी स्टार्ट कहाँ से हुआ किसको नहीं पता। और वो गोधरा इंसिडेंट के हवाले से सारी रिपोर्ट, जितनी भी इंक्वायरियाँ, कमेटियाँ बैठी हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो मनमोहन साहब की कांग्रेस सरकार ने इसकी रिपोर्ट्स निकाली हैं, सारी इंक्वायरियाँ की हैं। उसका सारा चिट्ठा सामने आ चुका है, सबको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन बीबीसी एक ऐसी साजिश कर रही है जो भारत के मुसलमानों को उकसाने का काम पाकिस्तान और ये वाइट सुपरमैसिस्ट हैंड्स इन हैंड विथ लेफ्ट और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इकोसिस्टम मिल के सब ये कर रहा है। उसका ये बीबीसी ने किरदार अदा किया है। और ये मुफ्त में किरदार अदा नहीं किया। ज़ाहिर है जो प्रोड्यूसर है उसके वारे नहीं आ रहे हो गए होंगे, उसने बड़ा माल बनाया होगा इस सिलसिले में। तो ये है कि इसका रिएक्शन आया है भारत के मुसलमानों की तरफ से भी। बरेलवी मौलवी ने भी इसके बारे में कहा है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और यह है कि नुपुर शर्मा जी ने जैसे इस पे कहा है कि हमें ये चीज़ इग्नोर करनी चाहिए। और तुम जितना भी बीबीसी भोंकते रहोगे, भारत के लोग इतना ज़्यादा वोट देंगे मोदी जी को। 2002 के जिस वाक़े की ये बात करते हैं, उसके बाद मोदी जी एक ज़बरदस्त विक्ट्री लेके आए, भारत में प्रधानमंत्री बने। और तब से मोदी जी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के तौर पे चल रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, मामला साफ है। ज़ाहिर है कुछ लोगों की दुकानदारी शुरू हो गई। सबा नकवी मरी हुई पड़ी थी, गायब थी, जिंदा हो गई, फौरन आ गई। अरफा खानम शेरवानी कहती है कि फैशिज़म आपके डोर स्टेप पे है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फैशिज़म इंडिया में 1300 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम लाया था। क्योंकि ये इस्लामिज़म है ना, उसको आप अगर यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज की डिक्शनरी में जाके देखें ना, तो जो फैशिज़म की जो डिस्क्रिप्शन है, जो मीनिंग है, वो पूरा इस्लामिज़म पे आता है। और ये जिस हिसाब से आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, जितने मुग़ल, खिलजी, सारे के सारे यहाँ पे कत्ल गारत करते रहे, इंसानियत का कत्ल करते रहे। और एक नाम लेके आए थे कि हम यहाँ पे इस्लाम फैलाने आए हैं। जो इस्लाम कबूल करेगा वो हमारे साथ खड़ा है, जो नहीं करेगा या तो उसको मार देंगे, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को गुलाम बनाएंगे, उसके बच्चों को गुलाम बनाएंगे। बगदाद, दिमश्क
और गजनी के बाज़ारों में इनको नीलाम किया गया, और बाकी जो बचे उनके ऊपर जजिया लगा दिया। उनके कारोबार, इनकी सब चीज़ों के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो अरफा साहिबा ज़रा इस आज नहीं आया है फैशिज्म, आ चुका है बहुत पहले। अब उस फैशिज्म का तोड़ हो रहा है। तो तुमको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि तकलीफ़ होगी क्योंकि हम इस फैशिज्म का तोड़ कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मैंने ये एक 1.5 मिनट की वीडियो बनाई थी ट्विटर के लिए, हमारे रीच ग्रुप की तरफ से। बीबीसी को पैगाम है, फ्रेंड्स, BBC has forgotten that the colonial period is over. What they are doing is pure fascism. They have hurt sentiment of more than 1.5 billion people who follow Narendra Modi and who have voted for Narendra Modi. Narendra Modi has won last 2 elections with simple majority. Narendra Modi has been given clean chit by totally free and independent judiciary of India. All inquiry committees have given clean chit to Narendra Modi, yet BBC is following its fascist policies. BBC should make reports on mass Hindu genocide of Indians by British colonial powers. There is a report issued by a Western university that between 1888 and 1920, in 40 years, British colonial powers killed more than 100 million Indians. So BBC should make a report on all these atrocities committed by their masters and forget about India. India is marching forward and will keep marching forward. I would say here that we don't throw stones to every barking dog. Thank you. और हमारे रीच ग्रुप की एक मेरी बहन हैं गायत्री जी ने कैमरे पे अपना बीबीसी का मतलब इंग्लैंड का टीवी लाइसेंस फाड़ा है और ये इनिशिएट की है एक मूवमेंट कि आप बीबीसी और ब्रिटिश टीवी के लाइसेंस को कैंसिल करें। और कई मेरे इंडियन दोस्त हैं जिन्होंने बीबीसी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और वो किसी किस्म की कोई टीवी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे और वो सिर्फ प्रोजेक्टर पे फिल्में वगैरह देखते हैं। लेकिन स्टिल ब्रिटिश कानून इतना सख्त है कि इस पे ज़रा देखने का होता है कि इवन आप यहाँ के जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वर्जिन है, स्काई है, उनसे आप ना भी लें, लेकिन आप अपने उस पर अमेज़ॉन भी देखते हैं तो मैंने सुना है कि आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये सरकारी टैक्स है। देखें, ब्रिटिश सरकार, ऋषि सुनक की सरकार ने फ़ौरन कह दिया, डिस्टेंस ऑफ कर दिया कि नहीं हम बीबीसी के इस प्रोग्राम को बाय नहीं करते और बिल्कुल ये गलत है और ये भारत और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है उसके ख़िलाफ़ साजिश है। तो ऋषि सुनक साहब से मैं पूछता हूँ कि आप जो टीवी लाइसेंस की फ़ीस गन पॉइंट पर हम लोगों से लेते हैं उसका एक पार्ट बीबीसी को जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार का टीवी है। जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न है, वो सरकार का टीवी है। पाकिस्तान में टीवी लाइसेंस फीस है, वो पाकिस्तान टेलीविज़न को उसकी वो मिलती है पैसा, और सरकार का टीवी है और उसमें सरकार की मर्ज़त के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता, सरकार की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे बीबीसी से आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते। अगर आप बीबीसी को फंडिंग कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार फंडिंग कर रही है टीवी लाइसेंस के माध्यम से, तो उसके प्रोग्रामों से आप डिस्टेंस ऑफ नहीं हो सकते। इसमें ब्रिटिश सरकार को सोचना होगा कि ये कौन सा है। वही बात आ जाती है घूम फिर के कि कश्मीर फाइल्स में जो मशहूर डायलॉग था कि सरकार आपकी है, सिस्टम हमारा है। तो ऋषि सुनक की सरकार को भी देखना होगा कि ये सिस्टम उनके खिलाफ क्या साजिशें कर रहा है। ये गायत्री जी की भी 1.5 मिनट की वीडियो सुनिए। Hi, this is Gayatri and I'm here to talk about the negative agenda that is spread by BBC against Prime Minister Narendra Modi. Free speech is a pillar of democracy. However, disregarding the judiciary decisions and propagating biased
propaganda is a sign of authoritarian approach. BBC has just done this with its episodes against Prime Minister Narendra Modi. The most sensible decision, I think, we as Indian diaspora here in UK should take some action against BBC and condemn such damaging documentaries that would go against the peace and harmony in the society. So hence I would request all to stop paying the enforced TV license fee to BBC and scrap their TV license. I am here to scrap my TV license here, and I would request all of you to do that. Thank you so much. Namaste. तो अजीज दोस्तों, ये है कि बीबीसी के हवाले से मैंने इतना ही कहना था। मैं एंड पे एक वीडियो लगाऊंगा, अगर मुझे ताहिर गोरा भाई ने इजाज़त दी। मैं ताहिर गोरा भाई को फ़ोन करके उनसे इजाज़त लूँगा। ये इनके टेक टीवी पे एक प्रोग्राम में पूरी डिटेल गोधरा इंसिडेंट से लेके ये जो गोधरा में गुजरात में जो राइट्स हुए थे उसके हवाले से पूरी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन है। तो वो आप देखिए। अगर ताहिर भाई ने इजाज़त ना दी तो मैं फिर टेलीग्राम चैनल पे वो लगाऊंगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। आपने एक बहुत ही टची चीज को पकड़ा है और उसकी एक कुछ हिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी इस शो को देख रहे होंगे और उन्हें गुजरात के दंगों को लेकर के हमेशा वन साइडेड कहानी ही सुनाई गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स को बर्स्ट करना चाहूँगा। अक्सर ही बताया जाता है, पाकिस्तान के अंदर तो यही खबरें जाती हैं कि मोदी के राज में 2000 मुसलमानों को मार दिया, लेकिन एक्चुअल फिगर 2000 नहीं है। वैसे मुझे शर्म आ रही है ये नंबर्स बोलने में। ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये कोई खुशी की चीज़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 790 मुसलमान मारे गए थे, 240 हिंदू मारे गए थे। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी जो कांग्रेस के राज में बाद में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी और उस रिपोर्ट के ये फिगर्स हैं। 790 मुसलमान मरे, 240 हिंदू मरे। ये बहुत बदकिस्मत नंबर है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के राज में आए थे। अब इमीडिएट रीजंस ये थे कि साहब एक ट्रेन थी जो अयोध्या, जो हिंदुओं का एक बड़ा, जैसे मुस्लिम भाई बहनों का जैसे मक्का या मदीना होता है, वैसे अयोध्या राम जी का जन्मस्थल माना जाता है। वहां से तीर्थयात्रियों की एक ट्रेन अयोध्या से लौटी थी। वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउटपोस्ट पे खड़ी हुई थी और उसमें जो यात्री थे, तीर्थयात्री थे, कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, कुछ आरएसएस के काडर थे, उनका अयोध्या में आना जाना लगा रहता है। अचानक, एंड आई से दिस विथ लॉट ऑफ डिसमे एंड लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट, कि अचानक करीब 1000 मुसलमानों की भीड़ उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के रिजर्वेशन थे। बोगी नंबर S6 और S7 इसे घेरती है। अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो कर रुई के गद्दों को और तकियों को अंदर फेंका जाता है और आग लगाई जाती है, जिसमें 59 हिंदू जिंदा जलकर मर जाते हैं। 28 फरवरी सन 2002 का दिन था, सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसमें 59 जो हिंदू जलकर मरते हैं। जैसे कि आपको जानकारी, इंडिया में जो स्लीपर डब्बे होते हैं उनमें 72 लोगों की सीटें होती हैं, तो 72 में से 59 लोग जलकर मर गए। उनमें 40 औरतें थीं और बच्चे थे। अब इसके बाद में 3 मार्च से बदकिस्मती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। ये कोई मोदी राज के साथ में चालू नहीं हुआ है। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, ना मैं कोई बीजेपी का मेंबर हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। बदकिस्मती से दंगे हो जाते हैं 3 मार्च से। जब शुरुआत में इस खबर को थोड़ा दबाया गया, लेकिन जब 59 लोग जिंदा जलकर उन पापड़ जैसे बन गई वो लाशें, और उन लाशों को जब ट्रांसपोर्ट किया गया था तो वो लाशें जहां जहां से गुजरी वहां से ये खबर फैलती चली गई और 3 मार्च से दंगे फसाद चालू हुए, जिनमें बदकिस्मती से जो फिगर्स मैंने आपको बताई उतने लोग मारे गए थे। अलबत्ता दूसरे फैक्ट्स जो हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्य में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया हो। 5 मार्च का दिन था, आर्मी की टुकड़ियां पहुंच गई थी फ्लैग मार्च करने के लिए।
दूसरी बात, ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से 100 हिंदू दंगाई मारे गए थे। ये फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कट्टर, जो मुस्लिम्स के अंदर जो कुछ कट्टर और ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करीब 50 मस्जिदें हैं, 50-60 मस्जिदें, छोटा सा कस्बा है लेकिन 50-60 मस्जिदें हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मस्जिदों को सऊदी फंड्स आते हों, जहां पर वो वहाबिज्म की जो एक्सट्रीम हार्डलाइनर आइडियोलॉजी वहां से वो प्रोपगेट करते हैं। एक मस्जिद से मोबिलाइज हुई थी वो मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और जिस तरह से जलाया गया, ये भी पहला मौका था इंडिया के अंदर। ये उसका इमीडिएट रीजंस थे। इसके पीछे हिस्ट्री का थोड़ा सा और पीछे आप जाएंगे तो गुजरात की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त। ये मार्च 2002 की बात है। उससे 2.5 महीना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था, तब ही मोदी जी को पैराड्रॉप किया गया था। अटल जी और आडवाणी जी के कहने पर उनको सीधे उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। वे गुजरात में उसके पहले कभी असेंबली के मेंबर तो क्या, चुनाव लड़ना तो क्या, वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे। वे कोई इलेक्टेड फिगर नहीं थे। और उस वक्त गुजरात में कई बरसों से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चली आई थी। हर 6-8वें महीने में चीफ मिनिस्टर बदलते थे और जो वहां की जो लोकल बीजेपी, स्टेट बीजेपी थी, उसके अंदर बहुत सारे गुट बने हुए थे और गुट आपस में ही लड़ते रहते थे। वो हालांकि बीजेपी मेजॉरिटी में थी लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था। कांग्रेस बहुत होपलेस कंडीशन में थी लेकिन फिर भी वो इस इनफाइटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी। कई सालों से ही चल रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। जब किसी भी जगह पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसकी मार पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो जाता है, पुलिस ढीली हो जाती है और पूरी सोसाइटी में भी एक एजिटेशन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब चीजों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं जिसके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं थे। और इंडिया में ऐसा होता है कि काफी चीजें इंटरपर्सनल तरीके से होती हैं। चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है वहां के पुलिस वालों से भी ज्यादा जान पहचान ना हो, पुलिस वाले सुनते ना हो। इवन खुद अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुर्गे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए टोक रहा हूँ, आपकी पूरी कहानी हम तक पहुंची और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फैक्ट्स के साथ बात की। ये वो फैक्ट्स है जो हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है। आपने एग्जैक्ट नंबर बताए कि हुआ क्या, इंसिडेंट क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मोदी साहब ने किया था, मोदी साहब ने कंट्रोल किए, और उसी स्टेट में जहां ये इंसिडेंट पहले हुआ करते थे, फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम उसको कंट्रोल किया। मैं कनाडा में गवा हूं, जब मोदी साहब हार्पर गवर्नमेंट के ज़माने में यहाँ पर आए थे तो सबसे बड़ा डेलीगेशन गुजराती मुसलमानों का उनके साथ मिला था, और कितने प्यार से वो मिले थे। मैं इस वक्त काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों को। ये तो वो फैक्ट है। अब देखिए, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि उन दंगों के बाद मोदी जी, ये फैक्ट है जी, एक के बाद में 3 इलेक्शन जीते हैं, 5-5 साल। बिल्कुल ऐसा ही। अगर उन्होंने दंगे करवाए होते जैसा कि लोग बोलते हैं, नहीं, वो तो एक सिस्टमिक कैंपेन है ना उनके खिलाफ, डेमोनाइज करने की। तो गुजरात की जो पब्लिक है इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड पब्लिक में से मानी जाती है। वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी मास मर्डरर को एक के बाद में 3 इलेक्शन जिताएगी। और दूसरी बात यह है कि एक बार जब ये जम गए वहां पर, तो इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि उसके बाद में फिर गुजरात में कभी कोई दंगा नहीं हुआ जी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो 17 साल पीछे जाते हैं। राइट। मतलब 17 साल से ये आदमी लगातार या तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। इन 17 सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब तो वो ये जो 17 साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है।